दोस्तों, क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करके एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन किया है? क्या वॉशिंगटन को लग रहा था कि थोड़ी बॉम्बिंग की और ईरान की सरकार गिर जाएगी? क्या ईरान मिलिट्री से ज्यादा इकोनॉमिक वॉरफेयर लड़ रहा है? क्या ऑयल प्राइसेस को वेपन बनाकर तेहरान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रेशर में ला रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका के पास इस वॉर के क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हैं या नहीं? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक मैं इन पांचों सवालों के जवाब आपको जरूर दूंगा। अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, एक बेसिक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। वॉर स्टार्ट करना बहुत आसान है। अगर आप किसी कंट्री के हेड ऑफ स्टेट हो तो आपको सिर्फ एक कमांड देनी होती है। आप फोन उठाओगे और बोलोगे, भैया लॉन्च द ऑपरेशन। और फिर क्या होता है? फाइटर जेट्स उड़ेंगे, बॉम्बर्स एक्टिवेट होंगे, मिसाइल्स डिप्लॉय हो जाती हैं, मिलिट्री मशीनरी फुल मोशन में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है दोस्तों, जब आप वॉर स्टॉप करना चाहते हैं। क्योंकि वॉर स्टार्ट करते वक्त एक डिसीजन जो होता है वो एक कंट्री का होता है। लेकिन वॉर स्टॉप करते वक्त बैटलफील्ड पर मल्टीपल प्लेयर्स आ चुके होते हैं और उन सबको आप कमांड नहीं कर सकते। और इसी वजह से इतिहास में बहुत सारे वॉर्स ऐसे हुए हैं जो प्लान के हिसाब से स्टार्ट तो हुए हैं लेकिन कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। और कुछ एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद अमेरिका के साथ ईरान में भी वही हो रहा है। वॉशिंगटन में एक अजम्पशन थी दोस्तों कि अमेरिका को लग रहा था एक मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन लॉन्च करो, ईरान की मिलिट्री इंफ्रा डिस्ट्रॉय करो, लोग सड़कों पर निकल आएंगे, ईरानियन रिजीम कमजोर हो जाएगा और फिर अमेरिका चुपचाप डिसंगेज कर लेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया। और रिटेलिएशन भी सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर नहीं, बल्कि एंटायर रीजनल इकोनॉमिक इकोसिस्टम पर। दोस्तों, यहां एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ, तो भारत के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्रिस्टल क्लियर थे। ऑब्जेक्टिव्स क्या था? पाकिस्तान के टेरर इंफ्रा को पनिश करना। और वही हुआ। भारत ने टारगेटेड स्ट्राइक्स किए, टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय किए, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया, मिलिट्री रिटेलिएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया। और जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, भारत डिसएंगेज हो गया, भारत पीछे हट गया। वॉर एस्केलेट नहीं हुई क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिफाइंड था। वॉर तब खतरनाक हो जाती है जब ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो। अब अमेरिका के केस में प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्टिव्स उनके कॉन्स्टेंटली बदल रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि रिजिम चेंज है, फिर कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हमें डिस्ट्रॉय करना है, फिर कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करनी है, और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट कि ईरानियन नेवी को डिस्ट्रॉय करना है। मतलब गोल पोस्ट कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका को खुद ही क्लियरली नहीं पता है कि तुम करना क्या चाहते हो। थ्री इडियट्स में वो डायलॉग है ना, आखिर कहना क्या चाहते हो, ये अमेरिका के साथ ये है कि आखिर करना क्या चाहते हो भाई। व्हाट डू यू वांट टू डू? रिजिम चेंज करना तो हो गया, लाओ अपने पपेट पपेट को, पॉसिबल है तो। फिर उनकी नेवी डिस्ट्रॉय करनी है तुमको, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना है यार। वही गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा है। और दोस्तों, जब ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव आपकी क्लियर ना हो तो भैया वॉर बहुत लंबी खींची जाएगी। लुक एट द रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया वॉज नॉट क्लियर व्हाट टू डू विद यूक्रेन। वो धीरे धीरे उसमें बाद में क्लैरिटी है कि मैंने 25% जमीन घेर लिया, इनफ इज इनफ। बट दिस इज नॉट व्हाई दे स्टार्टेड द वॉर। उन्होंने भी गोल पोस्ट शिफ्ट की और 4 साल हो चुके हैं उस वॉर को। यूक्रेन ने भी बहुत सारी पिटाई की है रशिया की, दैट्स ओके, दैट इज क्वाइट अंडरस्टूड। बट देन लंबा तो खींचा है ना। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है दोस्तों, ईरान और इसराइल में, कि इसराइल का ऑब्जेक्टिव काफी क्लियर है। इसराइल के लिए ईरान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह है। इसीलिए इसराइल की स्ट्रेटेजी फोकस्ड है ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कमजोर करना। इसराइल इज वेरी क्लियर।
इसराइल दशकों से कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट में जी रहा है। जब से उनका जन्म हुआ है उनके देश का 1948, तब से लेकर आज तक। इसीलिए इसराइल की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन अमेरिका का अप्रोच थोड़ा कंफ्यूज्ड है। स्टेटमेंट्स चेंज हो रहे हैं, नैरेटिव्स बदल रहे हैं, और इसी वजह से देर इज नो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट डज द यूएस वांट्स टू अचीव। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ईरान एक्चुअली कर क्या रहा है। ईरान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिलिट्री रिटेलिएशन नहीं है दोस्तों। ईरान का एक इकोनॉमिक वॉरफेयर स्ट्रेटेजी भी यूज कर रहा है। तेहरान को पता है कि अमेरिका मिलिट्री पावर है और वो सुपीरियर है। इसीलिए ईरान बैटलफील्ड को इकोनॉमिक डायमेंशन में शिफ्ट कर रहा है। ईरान का कैलकुलेशन सिंपल है दोस्तों। ग्लोबल ऑयल सप्लाई डिसरप्ट करो। कैसे? रिफाइनरीज को टारगेट करो, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करो, टैंकर्स को टारगेट करो, शिपिंग लेन्स को डिसरप्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां से दुनिया का एक बड़ा पोर्शन का ऑयल सप्लाई पास करता है। अगर सप्लाई डिसरप्ट हो गई तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। ईरान का टारगेट है ऑयल प्राइसेस को एग्रेसिवली पुश करना। अगर तेल $200 पर बैरल तक क्रॉस कर जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमी शॉक में चली जाएगी, और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट सबसे ज्यादा अमेरिका पर पड़ेगा। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट पर डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, मार्केट्स क्रैश करेंगे, और पॉलिटिकल सपोर्ट कोलैप्स हो सकता है। ईरान ने ऑयल इंफ्रा पर अटैक्स बढ़ा दिए हैं। सऊदी के फैसिलिटीज पर, कतार के एनर्जी इंफ्रा पर, बहरीन के एसेट्स, रीजनल लॉजिस्टिक्स हब्स, सब जगह हमले ही हमले हो रहे हैं। दुबई जैसे ग्लोबल कमर्शियल हब्स भी रिस्क जोन में आ गए हैं। और इस चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट है शिपिंग इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ना, एनर्जी सप्लाई का डिसरप्ट होना, और ग्लोबल मार्केट्स का पैनिक में आना। ये होना ही है। अब दुनिया भर के देश नर्वस हो गए हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, मिडिल ईस्ट में ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का भी दिल है। भारत जैसे देश हेविली मिडिल मिडिल ईस्ट पर या वेस्ट एशिया पर डिपेंडेंट है, उनकी तेल पर। और एक और मेजर कंसर्न है, वेस्ट एशिया में करोड़ों इंडियंस काम करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो इवैक्यूएशन और सिक्योरिटी विल बिकम अ मैसिव चैलेंज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। किसको किसको बाहर निकालोगे भाई, और कैसे निकालोगे? फैमिली से वहां पर विल बिकम अ बिग चैलेंज अगर ये वॉर बननी हुआ तो। इसीलिए वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग मोदी जी रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, डी एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इतिहास में भी एक पैटर्न दिखाई देता है। अमेरिका कई लंबे वॉर्स में फंस चुका है, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो अमेरिका 20 साल तक वॉर लड़ता रहा, और एंड में क्या किया? तालिबान को फिर से पावर देके आ गया। इसीलिए एनालिस्ट कहते हैं कि वॉर स्टार्ट करना इजी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डिसएंगेजमेंट या वॉर को एंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आज अमेरिका के स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि रोज का रोज इनका नैरेटिव चेंज हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव्स इनके डायनामिक हो गए हैं। और अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स डायनामिक हो गए हैं यूएस वालों, तो वॉर का टाइमलाइन भी अनप्रडिक्टेबल है। भैया फटेगी, आपकी फटेगी। हम तो साइड में हैं, हमारे पे भी असर होगा, बट यूएस वालों तुम तो गियो। इस कॉन्फ्लिक्ट में दो मेजर वेस्टर्न प्लेयर्स हैं, अमेरिका और इसराइल। इसराइल अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के हिसाब से ऑपरेट कर रहा है। अमेरिका एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया है, और ईरान बैटलफील्ड को इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल डायमेंशन में शिफ्ट कर रहा है अब। इसीलिए ये वॉर मिसाइल्स और बॉम्ब्स की नहीं है, अब ये वॉर इकोनॉमिक्स की है। अब ये वॉर ऑयल सप्लाई की है, अब ये वॉर ग्लोबल मार्केट्स की है, और अब ये वॉर पॉलिटिकल प्रेशर की है। और इसी वजह से इसका इंपैक्ट सिर्फ मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है, ये पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, यहीं पर आज का मैं इस सेशन का अंत करना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है जो 5 सवाल मैंने इस सेशन के स्टार्ट में जो पुटअप किया था उसका जवाब मैं आपको दे पाया हूं, एंड देयर इज सम वैल्यू दैट आई हैव एडेड। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।